हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेकर आया हूं। सीए इंटरमीडिएट के मई 2024 के इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम लिए थे, न्यू सिलेबस का पहली बार पेपर लिया गया था। उसमें जो कॉस्टिंग का पेपर था, उसमें हमारे स्टूडेंट हिरेश ने, जो मुंबई से थे, ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया विद 98 मार्क्स इन कॉस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, 98 मार्क्स इन कॉस्ट। तो उस बच्चे का जो इवेल्युएटेड आंसर शीट है, उसे मैं आप सबके साथ आज यहाँ शेयर करने वाला हूं। और एक हम एनालिसिस जो है, विश्लेषण करने वाले हैं कि एक मॉडल पेपर जो है, मतलब एक ड्रीम पेपर जिसको कहते हैं, वो कैसा दिखता है। और बच्चे अक्सर ये सोचते हैं इसके 98 मार्क्स हैं, इसने ऐसा क्या किया होगा। तो जब मैं क्लास में बच्चों को करवाता हूं तो मैं बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन टिप्स, किस तरह से आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, वो सब देता हूं। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिरेश का कॉपी की हिरेश ने उन सभी चीजों को बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हुए अपने एग्जाम में उतारा है। तो भाई आप सब बच्चे भी इससे काफी जो है सीख ले सकें, इस पर्पस से ये वीडियो जो बनाया जा रहा है। और इस बच्चे की जो इवेल्युएटेड कॉपी है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फटाफट से आते हैं मेरे साथ यहां पर सितंबर 2024 का। तो भैया ये हमारी आंसर शीट है पुत्र की, ये पुत्र की आंसर शीट है, ठीक है जी। ये लीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल मार्क्स, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है जी टोटल मार्क्स 70, मार्क्स ऑब्टेन्ड 68। अब बच्चे कहेंगे सर 98 कैसे है, तो 68 में 30 आउट ऑफ 30 आए हैं बच्चे के एमसीक्यू में। 30 आउट ऑफ 30 मतलब 100% मार्क्स आए हैं एमसीक्यू में। और सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, वहां पर 70 में से 68 मार्क्स इस पुत्र ने लिए हैं। अब जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं बताता हूं हाउ टू अटेम्प्ट के बारे में बच्चों को। इवन जहां पर मैराथन लेने जाता हूं फेस टू फेस, वहां पर भी ऐसी काफी बात होती है। तो सबसे पहले बच्चे ने बड़े ही क्लियरली जहां पर भी किया है अटेम्प्ट, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप नया आंसर स्टार्ट करो तो हमेशा फ्रेश शीट से आपने करना है। तो पेज द सेंटर विच आपने बड़ा बड़ा लिख देना जी क्वेश्चन नंबर केड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1A है। अगर मैं आपको 1A दिखाता हूं एक बार, तो 1A कौन सा है, ये मई 2024 का पेपर है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हैं पुत्र, ये वाला 5 नंबर का है। मैं वैसे बता दूं, मई 2024 का पेपर आपको दिखा रहा हूं। ये वाले पेपर का सोल्यूशन वीडियो यूट्यूब पर मैंने बहुत डिटेल में करके डाला है। तो यहां पर हम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कई बार बच्चे पूछते हैं स्टेप मार्किंग होती है क्या, प्रेजेंटेशन मैटर करती है क्या, सब चीज मैटर करती है भाई। अब यहां पर अगर 3 पार्ट हैं, कोई बच्चा कहता है मैंने तो ना सिर्फ 2 पार्ट किए, मेरा हुआ ही नहीं, तो क्या मेरे को 0 मिलेगा? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपने जितना किया उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है, इवन मैराथन भी देखा, उन बच्चों को पता होगा कि जब मैं 2006 के पेपर में आपने बैठा था तो मेरे एडवांस अकाउंट में 81 मार्क्स आए थे। और बहुत रेयर था कि मेरा कोई क्वेश्चन फुल फ्लेज एंड तक ठीक था, लेकिन मैंने इतने जोरदार वर्किंग और इतने सारे स्टेप्स किए थे कि मेरे को स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिले थे। और तभी मैं कहता हूं कि यस, स्टेप मार्किंग मैटर्स। तो हम फटाफट से देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें सबसे पहले पूछे जी ईओक्यू। जब मैं क्लास के अंदर कराता हूं, मैं सीधे सीधी बात करता हूं बच्चों से कि यार ईओक्यू जब इंस्टीट्यूट निकलवा रहे हैं, बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं √2 इंटू ए भरा, ओ भरा और सी भरा, निकाल दिया आंसर। ऐसे नहीं करना है। ए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ओ क्या है, ये पहले सब चीजों को डिफाइन करना है। तो बच्चे ने जब हमारे किया आंसर, आप देख सकते हैं सबसे पहले ए एनुअल डिमांड कितनी है लिखा, चाहे क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कि ओ लिखा, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पूरा लिखा, परसेंटेज में था क्वेश्चन के अंदर, तो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट के ऊपर लगाकर पर एनम में इतना आ गया। अब उस बच्चे ने अपना फर्स्ट पार्ट किया, अगर आप देखें यहां पर ये लिखा है जी फर्स्ट पार्ट ईओक्यू का सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले उसने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद सॉल्व किया, ये लिखा जी फॉर्मूला, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा, उसके बाद ये किया सॉल्व, और सॉल्व करते हुए 6000 यूनिट आ गया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट क्या थे, साइकिल लॉग, तो वो भी लिखा 6000 यूनिट नहीं भाई, वैसे यूनिट कह सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वर्ड है साइकिल लॉग। और ये देखो जी, ये चीज दिखाना चाहता हूं, ये दिख रहा है 2 नंबर, इसको करने के 2 नंबर हो गए हैं फर्स्ट पार्ट के। उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं जी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल आपने निकालने जी 2 फॉर्मूले होते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम टाइम, या फिर सेफ्टी स्टॉक लेवल वाला। तो क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक की इंफॉर्मेशन थी, तो इसके थ्रू चल चुके। बच्चे ने पहले लिखा फॉर्मूला, उसके बाद प्रॉपर सॉल्व किया है, कुछ भी रफ वर्क की तरह नहीं है, बहुत ही फेयर तरीके से बच्चे ने सारी चीज करी है। और ये आगे जी आपका उत्तर, और ये देखिए जी ये मिल गया 1 नंबर। तो इस 5 में से 2 + 1 हमने 3 नंबर बटोर लिए हैं। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। सेकंड पार्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। थर्ड पार्ट बहुत ही बढ़िया था, जहां पर उसने बोला कि भैया आपको सप्लायर डिस्काउंट दे रहे, तो बताओ हम एक्सेप्ट करें या ना करें, अगर आप मिनिमम इतनी क्वांटिटी लेते हैं। तो क्लास के अंदर हमने इसे किया हुआ ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, साइंटिफिक वर्सेस नॉन साइंटिफिक लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्काउंट। तो बच्चे ने हम यहां पर बड़े ही क्लियरली लिखकर ये किया कि भाई जब डिस्काउंट वाला केस होगा, 2% डिस्काउंट अगर मिल रहा है, जो कॉस्ट आपकी 240 की थी उसमें से 2% माइनस करते हो 235.2 हो गया। और क्योंकि आपका डिस्काउंट के कारण कॉस्ट रिवाइज हो गया, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी रिवाइज हो जाएगी। तो रिवाइज कैरिंग कॉस्ट भी निकाली 10% ऑफ दिस कॉस्ट, ये आ गया 23.52। और हर चीज पर देख रहे हैं
हर जगह टिक टिक लगता जा रहा है। जब मैं अपना पेपर करता था एज अ स्टूडेंट, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर आपने ऑल इंडिया रैंक 1, 3, ऑल इंडिया रैंक 4, 13, 41 5 बार रैंक है सर, कैसे हुआ? तो मैं हर एक चीज को बड़े ही कायदे से क्लियरली लिखता था और मेरा पर्पस होता था टीचर के पास जब पेपर पहुंचे तो बस टीचर टिक 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 लगाता चले, टीचर को काटा मारन का मौका ना मिले, ठीक है ना। तो उसी तरह से उसके बाद आप देखेंगे कितने ब्यूटीफुली यहां पर प्रेजेंटेशन किया है। पर्टिकुलर्स, ईओक्यू, नॉन ईओक्यू हेडिंग डाला और उसके अंदर ईओक्यू के कितने यूनिट है, नॉन ईओक्यू कितने, टेबुलर फॉर्म के अंदर बच्चे ने बताया जी भैया सबसे पहले परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट। एंड ऐसा नहीं सीधा सीधा कर दिया, यहां पर लिखा है, डिटेल लिखी है, फॉर्मूला बनाकर लिखा है, यहां पर सॉल्व किया है फर्दर और यहां पर वैल्यूज निकालते गए और यहां पर ये टोटल करते हुए डिफरेंस का अमाउंट भी बताया एंड हेंस अपनी लास्ट में कमेंट भी दी है। तो ये 2 नंबर इस चीज के मिल गए। तो पहले फर्स्ट ए में इस स्टेप नंबर 3 के 2 नंबर मिल गए, तो फर्स्ट ए में कुल मिलाकर 5 नंबर हमें मिल गए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। क्या आप समझ रहे हैं? अब कोई बच्चा क्या सोचेगा 5 नंबर का क्वेश्चन है मैं तो एक पेज में कर दूंगा, ईओक्यू कर दिया सीधा सीधा, रीऑर्डर लेवल निकाल दिया सीधा सीधा और इसको बिना स्टेटमेंट फॉर्म के गंदे से तरीके से कर दिया। हो सकता है आपका आंसर ठीक हो लेकिन फिर भी 5 में से 5 आपको ना मिले, टीचर कह दे कि यार प्रेजेंटेशन तो की नहीं। मैं हमेशा कहता हूं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्स में जहां पर हमारा कोई कॉलेज नहीं है, घर बैठे पढ़ाई करनी है और सीए हमेशा एक ही चीजें मार्क्स खा जाते हैं, कहते हैं सीए प्रेजेंटेबल नहीं होते। अब भाई क्यों नहीं हो सकते प्रेजेंटेबल? वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल, देयर इज नो अदर ऑप्शन इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई करने के बाद चाहते हैं कि जॉब में आप बहुत आगे पहुंचे या फिर आप प्रैक्टिस में हैं और बहुत आगे पहुंचे, तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। क्लाइंट आपके पास आएगा अगर आप प्रैक्टिस में और आपकी जो रिपोर्ट्स है आप बनाकर देना, फिर जो डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, कुछ अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया डाटा, तो वो आपके पास क्लाइंट नहीं आने वाला क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है, उसे पता ही नहीं कि भी क्लियरली किस तरह से लिखने हैं आपको चीजों को। तो हमने हर चीज को कायदे से बहुत क्लियरली दिखाना है। अब जैसे बी पार्ट आ गया जी 5 मार्क्स का, जेपीपीपी का क्वेश्चन था, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और फर्स्ट के अंदर फर्दर उसने बोला कि ज्वाइंट कॉस्ट को बांटकर दिखा दो फिजिकल यूनिट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर जब आते हैं, देखिए जी आंसर नंबर फिर से 1 भी आ गया हमारा। बच्चे ने सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकालकर दिखा दी, उसके बाद फर्स्ट पार्ट का ए सब पार्ट रेशो ऑफ फिजिकल यूनिट पूछा, ये फिजिकल रेशो बना दी और ये इनकी वैल्यू आ गई। ये देखिए जी 1 नंबर मिल गया 1B क्वेश्चन के स्टेप 1 का, ये हो गया। दूसरा पार्ट उसने पूछा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड के हिसाब से रूल अलग है, वेरिएबल कॉस्ट अलग तरीके से बांटी जाती है, फिक्स कॉस्ट अलग तरीके से बांटी जाती है, तो वो बच्चे ने बताया। और फिर प्रॉपर हेडिंग लिखा है यहां पर कि भैया अब हम कर रहे हैं अलोकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो दोनों प्रोडक्ट लिख दिए जी ए और बी और इसमें कॉस्ट निकाल दी और उसके बाद ये आपने बता दिया फाइनल आंसर। तो इसके 3 मार्क्स हैं इस वाले स्टेप के, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, 3 मार्क्स इसके मिल गए। लास्ट में एक पार्ट है एनालिसिस वाला, तो बच्चे ने वो एनालिसिस पूरा करके दिखाया किस तरह से करना है और ये 1B स्टेप 3 का पुत्र एथे मिल गया है 1 मार्क। तो 1B में भी मिल गए हैं 5 नंबर। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में पूरे बटा पूरे मिल रहे हैं, तभी तो 70 में से 68 आए। बच्चा कहेगा सर 2 नंबर कहां कट गए? तो 2 नंबर कहां कटे वो भी आपको बताऊंगा, वो भी बड़ी मजे की बात है। जब हमने हिरेश के साथ इंटरव्यू किया था तब भी हमने उससे पूछा था 2 नंबर कहां, उसने पहले ही कह दिया था, मतलब कि यार सर मेरे को पहले से पता था अगर मेरा कुछ कटा 1 आधा या 2 नंबर जो भी वो उसी क्वेश्चन में कटेगा, बाकी पूरे पेपर में बच्चे को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था। अब ये सी पार्ट आ गया जी, 4 नंबर के 4 पार्ट पूछे, तो यहां पर समझना बड़ा आसान है कि 4 पार्ट पूछे 4 मार्क्स का, तो हर पार्ट का 1 नंबर होगा। तो ये 1 का सी पार्ट आ गया बच्चे का और यहां पर आप देखेंगे जी ये पूरे फुल बटा फुल 1C में 4 मिल गया और पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का कंपलसरी था, तो उसमें 14 मार्क्स पूरे बटा पूरे अपने को मिल चुके हैं। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस तरह से देख रहे हो जब भी स्टार्ट किया फ्रेश पेज से आंसर स्टार्ट और प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर पर्टिकुलर्स, होलसेल कस्टमर WC1 WC2 और पेज पर जगह कम थी तो बच्चे ने क्या किया, रिटेल कस्टमर RC1 RC2, मतलब आपका जो शीट है अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मान लीजिए ये आपके पेपर की शीट है, बच्चे अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, मान लो जी आपके कॉलम्स है, यहां कंप्लीट है, तो बच्चे पूछते हैं सर यहां कंटिन्यू कर दें? वैसे तो मैं कहता हूं यार कोशिश करो एक में ही समा दो, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया 2 होलसेल कस्टमर के कॉलम थे और 2 रिटेल के थे, तो रिटेल के इसने अगले पेज पर बनाए हैं, तो वो भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब आपके सामने आंसर शीट है, 98 मार्क्स आए हुए बच्चे के, ठीक है ना। अब इसके आए हैं तो किसी के भी आ सकते हैं, जो बच्चा पढ़ेगा मतलब अच्छे से पेपर करेगा, मतलब इट इज डुएबल, ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, ठीक है ना। और ये हेडिंग भी उसी तरह से कस्टमर लेवल आधा नहीं है, आधा हेडिंग अगले पेज पर कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम, तो पूरा हेडिंग और उसके अंदर की सारी बातचीत जो है बच्चे ने चलाई है स्टेप बाय स्टेप। आप देख रहे हो कितनी जगह टिक है, जितनी जगह टिक है सोच लो उस हर एक चीज को चेक किया जा रहा है कि ये वाली फिगर आपने निकाली है नहीं निकाली है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था अगर मैं आपको दिखाऊं, 2A था जी 8 मार्क्स का, और ये पूरे 8/8 मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। जिस बच्चे को डिटेल में देखना हो वो इसकी शीट जो मैंने बताया मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 2B, जब क्वेश्चन नंबर 2B पर आते हैं सर्विस कॉस्टिंग का
क्वेश्चन था, हमने क्लास में किया हुआ, फ्लाइट वाला क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट पूछे, लगता है देखने से बिल्कुल 3-3 नंबर के दोनों पार्ट होने चाहिए, तो दोनों ही पार्ट बच्चे ने बड़े ब्यूटीफुली सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे प्रॉपर हेडिंग दिया कि भैया ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट एनडी टू जीए, फॉर्मेट देख रहे हो, अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा तो दिखा दूं भैया, ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, पर्टिकुलर्स लिखा है पूरा, उसके बाद ये कंप्यूटेशन और ये रूपी, जिन बच्चों ने क्लास लिया उनको पता है हम क्लास में इसी तरह से चीजें करते हैं, तो और ये देख रहे हो, उसके बाद भी फिर से लाइन लगी हुई है। फॉर्मेट की बड़ी अहमियत है, इस चीज को कम मत आंकना, एग्जाम के अंदर अगर चाहते हैं बढ़िया नंबर आए तो ये वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स। इसमें प्रॉपर सबसे पहले आपने टेकिंग यानी रेवेन्यू बता दिया, उसके बाद माइनस कर रहे हैं जी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल के अंदर ये सारी कॉस्ट आ गई, उसके बाद आ गया जी कंट्रीब्यूशन आपका, उसमें से माइनस कर दी देखिए फिक्स कॉस्ट, और यहां तक फाइनली आपका आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये 3 नंबर मिल गए स्टेप 1 के। उसके बाद दूसरा वापस से उसने कुछ बताया था कि चेंज हो जाएगी अगर नंबर ऑफ सीट्स आपकी चेंज होता है, तो पार्ट 2 आ गया इवैल्यूएशन ऑफ द न्यू प्रपोजल, सेम वे में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, और यहां पर आगे ऑपरेटिंग इनकम, और यहां पे हमने अपना दे दिया कमेंट कि किस तरह से आपको करना है, और फाइनल वर्डिक्ट एक्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट द प्रपोजल। और आपको इस पार्ट के भी 3 नंबर मिल गए, तो 2B के कुल मिलाकर हो गए जी 6 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट थे, एक 8 मार्क्स का एक 6 का, तो दोनों को मिलाकर आपके हो गए जी 14 मार्क्स। तो इसी तरह से जो है पूरा पेपर आगे बढ़ता रहा। मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूं। बच्चे ने मेन क्या चीज मुझे अच्छी लगी, कई बच्चे पता क्या सोचते हैं एग्जाम देते हुए, अरे यार ये तो टीचर को पता ही है ना, ये क्यों करके दिखाना है। अब मैं कहता हूं टीचर को तो सारा पेपर पता है, लिखना ही क्यों है, मत लिखो, टीचर को तो सारा ही पता है। जो बच्चा ये सोच लेना कि भाई टीचर बिल्कुल अनजान है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे टीचर को सब कुछ सिखाकर आना है। पेपर किसका है, मेरा, लाइफ किसकी, मेरी नंबर किसको मिलेंगे, मुझको पास कौन होगा, मैं तो भाई एफर्ट भी अपने को ही करना है। वहां पर तो टीचर को ये बोलकर बिठा दिया गया कि भाई तुमने बच्चों को फेल करना है। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें खुद को पास करवा के लाना है। सीए का एग्जाम है, कोई बीए या बीकॉम का एग्जाम नहीं है। 15-17% रिजल्ट आना है मुश्किल से। उस 1500 में से जो 15 बच्चे पास होंगे और जो 85 पास नहीं होंगे, क्या वो 85 पढ़कर नहीं गए? क्या उन्हें चीजें नहीं आती? क्या उन्हें चैप्टर नहीं आते? क्या कॉन्सेप्ट नहीं आते? क्या क्वेश्चन नहीं करना था? सब आता है। 100 में से यार 10-20 होंगे नॉन सीरियस, 30 लगा लो, 70 तो सीरियस है, फिर भी रिजल्ट 15 या 17% या 20% क्यों रह जाता है? क्योंकि ये टॉप वो बच्चे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बीड़ा उठाया कि मुझे टीचर को सब सिखाकर आना है। और उसमें से भी जो एक स्टेप आगे निकलकर चला जाता है, वो बच्चा फिर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेता है। ऑल इंडिया रैंक 3 कोई छोटी बात तो नहीं है पूरे भारत में आना, 98 मार्क्स लेकर आना ऐसे पेपर में जहां पर बच्चे 40 भी स्कोर नहीं कर पा रहे। क्या है डिफरेंस? डिफरेंस ये है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है यहां पर थर्ड का ए पार्ट 7 मार्क्स का है जी, बजटरी कंट्रोल का। फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। क्वेश्चन में वेरिएबल और फिक्स की कुछ बातें, जैसे 60 रुपए 50% फिक्स है, 40 में 60% फिक्स है, बाकी का वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है, तो बच्चे ने ये बताई हैं चीजें, ये यहां पर ये चीजें लिखकर बताई कि भाई जब फिक्स कॉस्ट है ना, इट रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी। जो वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली विद द एक्टिविटी। अब ये सब चीजें, अब कोई बच्चा कहेगा ले इसको क्या लिखने, मत लिख भाई, मत लिख। मैं एज अ स्टूडेंट लिखकर आता था। टीचर जब पेपर चेक कर रहा है, उसका एक फ्लो बनाना बड़ा जरूरी है। टीचर का अगर तुम्हारे पेपर के ऊपर दिल लग गया ना भाई कि हां, अगर तुमने अपने पेपर से टीचर को कर दिया मंत्र मुग्ध। अब मुझे ये बताओ, तुमने पेपर कर दिया, तुमने बहुत मेहनत करी, तुम तो नहीं जा रहे पेपर के साथ ना टीचर के पास, तुम्हारी सिर्फ ये आंसर शीट जा रही है ट्रेवल होकर टीचर तक, और इसी आंसर शीट के दम पर हमें नंबर लेकर आने, इसी के दम पर हमें पास होने, तो इसी में अपनी पूरी जान झोंक देनी है। जो भी लगे कर सकते हो, जिससे टीचर हैप्पी हो जाए। और एक बार टीचर हैप्पी हो गया मेरे पेपर से, टीचर मुझे नंबर देगा, टीचर मेरे नंबर नहीं काटेगा अननेसेसरीली, अदरवाइज तो अननेसेसरीली भी कट जाते हैं भाई। सब जानते हैं क्या क्या होता है एग्जाम में, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे ने बड़े क्लियरली जो 2-3 चीजें थी वो सारी करके दिखाई, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट निकाली, और अंत में उसने अपना बनाया जी कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और सब जगह मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, सारे फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, ये 60% ऐसे लग रहा है कि मैं ही अपना होमवर्क चेक कर रहा हूं जो बच्चे को दिया हुआ है। मतलब इतने मजे से बच्चे ने किया हुआ है। और 60% पे कितने यूनिट्स, 1,20,000, 70% पे इतने, 90% पे इतने, और सारी चीज कायदे से यहां पर पॉइंट नंबर 1 सेल्स, सेलिंग प्राइस, नंबर 3 आ गया जी सेल, नंबर 4 आ गया कॉस्ट, सारी खर्चे आपने लिखे, टोटल कॉस्ट कर दिया, और लास्ट में आ गया जी प्रॉफिट। ये इसके ऊपर ये आ गया इसलिए दिखने का, ये ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस टोटल ऑफ दिस 4, यानी कि कॉस्ट माइनस की, और आपने ये आपका आ गया जी प्रॉफिट, और ये आपको नंबर मिल गए। कितने नंबर का प्रश्न था? कितने नंबर का प्रश्न था जी? 7 नंबर का ये प्रश्न था, और पूरे बटा पूरे मिले होंगे, ये देखिए जी, पूरे बटा पूरे 4 नंबर ये मिल गए। यहां तक कॉस्ट का मेन काम था, तो कॉस्ट निकालने के, फिर प्रॉफिट निकालने के 2 नंबर। प्रॉफिट निकालने का मतलब सेल्स करेक्ट होनी चाहिए तभी तो प्रॉफिट आएगा, तो 6 नंबर इसके। और लास्ट में उसने पूछा था बताओ जी हमारी कमेंट क्या बनेगी, तो कमेंट का 1 नंबर। तो कुल मिलाकर 7/7 इस क्वेश्चन में इस उत्तर दे आए हैं।
ठीक है, इस तरीके से बहुत ही। फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आई गेस दिस वाज आल्सो ऑफ 7 मार्क्स। जी हाँ, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन था। तो बहुत ही क्लियरली एक एक पॉइंट को उठाकर कौन सा प्लस होना है कौन सा माइनस, के बच्चे पूछते हैं सर सर हम ऐसा तो नहीं सर सारे माइनस वाले एक साथ करें, सर सारे प्लस वाले नहीं, तुम्हारे सामने माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, मतलब आइटम वाइज, हमने आइटम वाइज किया, पहली आइटम का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का, चौथे का, इस तरीके से बड़े इजीली करते चले। और यहां पर ये आ गए जी 6 नंबर। और उसने एक और चीज पूछी थी इस क्वेश्चन में, ये व्हेन इज द रिको स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, तो 1 नंबर उसका होगा। ये लीजिए जी, ये बच्चे ने बता दिया कि किस केस में नहीं चाहिए, अगर इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता तब नहीं चाहिए, तो ये 1 नंबर इसका। तो 3B में कुल मिलाकर 7 नंबर मिल गए। और क्वेश्चन नंबर 3 में 7 7 नंबर के 2 बार थे, बजट का 7 नंबर का क्वेश्चन और ये वाला रिको का, तो टोटल हो गए जी 14 मार्क्स। इसी तरीके से आगे 4th क्वेश्चन है आपका, जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको किया है। मैं ऊपर ऊपर से दिखा देता हूं, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये रहा जी प्रोसेस, पहली प्रोसेस का अकाउंट हो गया, इसके नंबर मिल गए 2। फिर दूसरी प्रोसेस का अकाउंट हो गया, इसके नंबर मिल गए 2। कुल कितने नंबर का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स ऑफ आपका 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। तो 2 नंबर प्रोसेस पी के, 2 नंबर प्रोसेस क्यू के हो गए। फिर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन पूछा हुआ है, एक एक नंबर इसका होगा। ये लो जी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का 1 नंबर हो गया, एबनॉर्मल गेन अकाउंट का 1 नंबर हो गया। ठीक है, 6 नंबर हो गए, 2 नंबर बचे हैं, 2 नंबर उसने, ये देखो ये रफ वर्क है। आप भी अपने क्वेश्चन जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसमें लास्ट पेपर पर रफ वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में क्रॉस मार देना बस उसको, ठीक है ना। और ये आ गया आपका कॉस्टिंग P&L, तो 2 नंबर इसके थे, पूरे हो गए 8 नंबर। बच्चे ने अपनी तरफ से एक वर्किंग नोट बनाया, इस क्वेश्चन प्रोडक्शन ओवरहेड को बांधना था, वेजेस वगैरह के बेस पर वो बांटा। और साथ में एक क्लास में मैंने चीज सिखाई बच्चे को, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाली। तो बच्चे ने अपना ये समझा, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि यार मैं टीचर को ये भी बता दूं। बहुत सारे बच्चों के नहीं भी लिखेंगे, और ऐसा नहीं कि अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन आई एम सेइंग कि इंप्रेशन बहुत मैटर करता है आपका टीचर के ऊपर। मूड कैसा आपने कर दिया है टीचर का। अगर आपने बिल्कुल फ्लैट कर दिया टीचर को, टीचर मंत्रमुग्ध हो गया, बस कह रहा है यार क्या बच्चा है, मतलब मजा आ रहा है पेपर चेक करते हुए, तो काफी अच्छा जो है अपने मार्क्स के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और ये फुल 8 मार्क्स इस क्वेश्चन में आ गए। उसके बाद ये ओवरहेड का क्वेश्चन था, ठीक है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है और उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। तो 2 पार्ट है, हम इसके सिर्फ ये देखेंगे मार्क्स किस पार्ट के कितने हैं। तो अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए तो आपको एक्चुअल ओवरहेड चाहिए और दूसरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए, और दोनों का डिफरेंस जब निकाला तो बच्चे ने बता दिया इतना आपकी अंडर एब्जॉर्प्शन आ रही है। तो 2 नंबर इस स्टेप के अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के। उसका ट्रीटमेंट एबनॉर्मल है तो क्या करना है, P&L में जाएगा। जो नॉर्मल रीजन उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, सप्लीमेंट्री रेट निकालकर आपको उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। तो इसमें 2 नंबर तो आपको मिले ये बताने के कि भाई एबनॉर्मल वाला जाएगा कॉस्टिंग P&L में और नॉर्मल के लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालना। सप्लीमेंट्री रेट निकालने के बाद आपको किस किस तरह से उसको डिफरेंट आइटम्स पर जो अपोर्शन करना है, 2 नंबर उसके हो गए। देखिए लिखा है 2 मार्क्स फॉर 4B स्टेप 3। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में 6 नंबर आ गए। 8 मार्क्स का प्रोसेस था, 6 का ये था, तो टोटल 14 मार्क्स आपके हो गए। अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं तो ये देखिए जी, पेपर कुछ इस प्रकार से आपको आएगा। क्वेश्चन कह रहा है भाई पार्ट 2, मतलब जो सब्जेक्टिव वाला है, क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन है। पहला तो कंपलसरी है, बाकी 5 में से कोई भी 4 करो। तो पहला तो कंपलसरी था, पूरा प्रैक्टिकल था, उस बच्चे ने दूसरा कर लिया, दूसरा पूरा प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का। तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह से प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का। 4th क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल 14 मार्क्स का। अब आ गया जी 5th क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे ने ये भी किया, इसमें ए पार्ट 6 मार्क्स का, बी पार्ट 4 मार्क्स का, 6 और 4 10, और यहां पर इंस्टीट्यूट ने एक थ्योरी पूछी जी 4 मार्क्स की। तो जो हिरेश के नंबर कटे इस पेपर में 2 नंबर, वो इसी क्वेश्चन में कटे। मतलब अगर ये भी प्रैक्टिकल होता तो ये 100/100 पेपर था। और ये लास्ट क्वेश्चन जो थ्योरी का मैंने बताया आता है, तो इसमें आपकी ऑप्शन है, अगर आपको पूरा प्रैक्टिकल आता तो इस क्वेश्चन पर आने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है करने में, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और इसमें एक आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये था आपका लेबर कॉस्टिंग का। सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है और मैं होमवर्क में भी ये वाला क्वेश्चन देता था। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5A, जहां पर आपको निकालना होता है कि भाई लेबर टर्नओवर के कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो ये सारा आपने बनाया और टोटल प्रॉफिट बता दिया। तो 4 नंबर इसके हो गए आपके। और इस फिगर तक आप कैसे पहुंचे वो एक मेन चीज है, तो उसकी जो डिटेल बताई है, 2 नंबर इसके आपको दिए गए हैं पूरा ही डिटेल में। तो पूरे 6 नंबर इस पार्ट में बच्चे को मिल गए। सेकंड पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में उसने आपसे 2 चीजें पूछी हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, पहला पूछा ब्रेक इवन सेल और दूसरे में सेल्स वॉल्यूम पूछा, अगर इतना प्रॉफिट अर्न करना। तो 4 नंबर में से कितने नंबर किस पार्ट के आइए देखते हैं। तो बच्चे ने फर्स्ट पार्ट लिखा, पीवी रेशो प्रॉपर देख रहे हैं, कायदे से फॉर्मूला लिखा हुआ प्रॉपर, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक चीज को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। और ये भी मैं क्लास में बता दूं कि जब भी कोई फिगर निकालो तो उसके इर्द गिर्द या तो कोई सर्कल बना दो या बॉक्स बना दो, जिससे टीचर की नजर दूर से उसके ऊपर चली जाए, क्योंकि टीचर इस फिगर में बड़ा इंटरेस्टेड है देखने में कि बच्चे ने फिगर निकाली कि नहीं निकाली, तो वो सीधा सीधा दिख जाती है। तो बच्चे ने बॉक्स बना दिया, बड़ा अच्छा लगा, बच्चे ने हमारी कहे अनुसार जो है पेपर किया। 5B स्टेप 1 के 2 नंबर आ गए ब्रेक इवन सेल के। और ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सॉल्व कर गया तो उसके भी 2 नंबर मिलके 4 यहां तक भी हो गए। तो अब तक 96 मार्क्स हो गए।
अब रहेगी 4 मार्क्स की बात, जो थ्योरी का क्वेश्चन था। बजटरी कंट्रोल चैप्टर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है फीडबैक कंट्रोल और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो एक से एक्स एंटे है, एक एक्स पोस्ट है। जब क्वेश्चन डिस्कस पूछ रहे हैं तो बेसिकली वो इन दोनों में ना डिफरेंस निकलवाना चाह रहे हैं। और 4 नंबर के तो सीधी सीधी बात है, सीधे सीधा बचपन का कॉन्सेप्ट भी, 4 नंबर का तो 4 पॉइंट लिखने हैं। तो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। बच्चे को जितना याद था, काफी अच्छा लिखा, मैंने पूरा पढ़ा इसका आंसर। तो इंस्टीट्यूट चाहे तो दे सकता था इसमें 4/4 भी, लेकिन उन्होंने यहां पर लीनियंसी नहीं बरती। उन्होंने इस बच्चे को 5C में 2 ही मार्क्स दिए कुल मिलाकर, टोटल यानी कि इस क्वेश्चन में 14 में से 12 बने। अब मैं आपको दिखाता हूं, हमने क्लास में किया, मैं क्लास की प्रिस्क्रिप्ट्स लेकर आया हूं, क्लास की ही ये लेकर आया हूं गाथा। यहां पर हमने फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल किया था। फीडबैक सिस्टम कौन सा होता है, जहां पर आप क्या करते हो, आपने आज काम स्टार्ट किया, लेट से आपने 1 साल तक पूरा काम परफॉर्म किया, 1 साल के बाद आपने एनालिसिस किया, बजट वर्सेस एक्चुअल को कंपेयर किया, और उसके बाद आप स्टेप्स लेंगे कि यार किस तरीके से जो हमारी गलतियां अगले पीरियड में हम नहीं करेंगे। तो ये होता है एक्स पोस्ट करेक्टिव सिस्टम। तो यहां पर क्या होता है, एमआई सिस्टम आपका रोबस्ट नहीं है, मतलब टाइम टू टाइम आप रिजल्ट नहीं देख सकते। अदरवाइज तो बेस्ट क्या है, आपने आज काम चालू किया भाई, हफ्ते बाद आप देख लो ना कैसा काम चल रहा है, तो आप तभी के तभी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन यहां पर एमआईएस इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप जब चाहे रिपोर्ट निकाल सकें, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस नहीं है, वो इस सिस्टम को करती हैं। लेकिन जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है वो एक्स एंटे सिस्टम होता है, जहां पर आप साथ साथ बजट बनाया, काम स्टार्ट हुआ, लेकिन आप पूरे पीरियड के एंड होने की वेट नहीं करेंगे, आप साथ साथ जो है रिजल्ट्स देखते रहेंगे। और जैसे ही आपको लगा कि अच्छा यहां पर हमारी दिक्कत हो रही है, वेरिएंस कुछ आ रहा है, यहां पर कुछ हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इमीडिएटली उस चीज को ठीक करते हुए आगे बढ़ चलेंगे। इसके लिए ऑब्वियसली आपको रोबस्ट एमआई सिस्टम चाहिए होगा, जहां पर आपका इंटीग्रेटेड ईआरपी हो, मतलब वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम होता है एंड ओनली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैन अफोर्ड इट। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट आपके बन जाएंगे। और आप जब टी शेप फॉर्म में इस तरह से करेंगे, मतलब किस तरह से करना चाहिए मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में अगर 4 नंबर चाहिए हमें, तो हमें किस तरीके से करना है। तो हम कहते हैं भाई बात ऐसी है, ये लो सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, फीडबैक और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ये सारे यहां पर हेडिंग दे देते, और यहां पर हम 1 2 3 4 करके अपना उत्तर देते, तब जाकर हम इसमें 4 में से 4 लेकर आ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी में नंबर स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चाहे आपको आता भी, कोई थ्योरी में प्रेजेंटेशन एक नेक्स्ट लेवल पर ही चाहिए होती है, इफ यू वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। बट चलिए जो भी है, बहुत जबरदस्त एक पेपर अटेम्प्ट किया, और मैं आज फिर एक बार इस मन से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिरेश। एंड बहुत बच्चे मोटिवेट होते हैं यार जब आप लोग ऐसे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, और हमें भी, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है, हम भी बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने क्या रिजल्ट लेकर आया, और हमारी मेहनत भी सफल हो जाती है। तो बाकी सारे बच्चे भी इससे प्रेरणा लें, और आज का जो हमारा ये वीडियो था, इससे काफी कुछ उम्मीद करता हूं आपको सीखने को मिला होगा। एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू सी द वीडियो, क्योंकि अपना एग्जाम जस्ट आने वाला है, और आप उस एग्जाम के अंदर इन सभी स्ट्रेटेजी को अपनाइए, सो दैट आप भी बेहतरीन नंबर लेकर आ सके। इसी के साथ लेता हूं अलविदा, बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट पुत्र। वीडियो लाइक करना ना भूलना।